हमारे बीच में भानु प्रताप जी जो सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं, किसानों के बारे में विस्तार से बताएंगे। आपसे निवेदन है, कृपया उन्हें बोलने का मौका। बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले करुणा के महासागर भगवान बुद्ध, परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी और महान किसान नेता और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री पूज्य श्री चरण सिंह जी के चरणों में नमन करते हुए यहां आज इस किसान महापंचायत में उपस्थित सभी भाइयों को, बहनों को मेरा जय भीम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। साथियों, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने एक बात कही थी, जिसे इज्जत से जीना है उसे लड़ना होगा। जिसे इज्जत से जीना है उसे लड़ना होगा, और जिसे लड़ना है उसे पढ़ना होगा, क्योंकि बिना पढ़े, बिना जानकारी के आप न लड़ सकते हैं और न ही इज्जत से जी सकते हैं। इसलिए कहीं भी किसान पंचायत होती है या इस पूरे किसान आंदोलन में मैं अपनी जिम्मेदारी ये मानता हूं कि जो कानून ये मोदी सरकार लेकर आई है उसकी सच्चाई आपको बताऊं, और बताऊं आपको कि मोदी जी किस तरह से लगातार देश की जनता को धोखा दे रहे हैं और जनता के सामने झूठ बोल रहे हैं। एक एक चीज मैं बताने की कोशिश करूंगा, आप उसे ध्यान से समझने की कोशिश करें। रागनियां आप हमेशा सुनते रहे हैं, सुनते रहेंगे, और रागनियों का वाकई में कोई जवाब नहीं है। इतनी अच्छी होती है, मन करता है कि शाम तक ये चलती रहे, क्योंकि जब नगाड़े की जो थाप बजती है वाकई में मन खुश हो जाता है। पर इससे भी जिम्मेदार, इससे भी बड़ी बातें हैं वो कानून, वो लड़ाई जिसने आज आपको और हमें यहां लाकर खिला कर दिया है। सरकार कहती है कि एमएसपी थी, एमएसपी है और एमएसपी रहेगी। एमएसपी का मतलब आप समझते हैं, न्यूनतम समर्थन मूल्य, यानी कि सरकार 23 फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा करती है, जिसमें गेहूं है, चावल है, दालें हैं, तिलहन है, ये 23 फसलें हैं। लेकिन घोषणा तो करती है 23 फसलों पर एमएसपी मिलती है मात्र 2 फसलों पर, गेहूं पर और धान पर। इसके अलावा एमएसपी नहीं मिलती। और सरकार के हिसाब से हमारे देश में जो किसान हैं उनकी संख्या है 14 करोड़ 64 लाख, जिसमें मोदी जी के अनुसार 85% किसान छोटे और सीमांत किसान हैं। मतलब उनके पास 2 हेक्टेयर से कम जमीन है। 2 हेक्टेयर का मतलब 5 एकड़, और 5 एकड़ का मतलब 20 या 25 बीघा जमीन। बस इतनी जमीन जिनके पास है, मैक्सिमम 25 बीघा तक, ऐसे किसानों की संख्या इस देश में 85%, मतलब 12.5 करोड़ ऐसे किसान हैं। मोदी जी कहते हैं इनके लिए लेके आए हैं ये कानून। तो ये कानून आपके लिए कैसे है, इसको समझें। इससे पहले यह समझने की कोशिश करें, क्या केंद्र सरकार को, मोदी सरकार को इन कानूनों को बनाने का हक है भी या नहीं? लेकिन संविधान के अनुसार मोदी सरकार को इन कानूनों को बनाने का अधिकार नहीं है। इन कानूनों को मोदी सरकार ने जबरदस्ती बनाया है, तानाशाही के दम पर बनाया है, क्योंकि खेती जो है वो खेती राज्यों का विषय है। यानी केवल और केवल जिस राज्य के किसान हैं उस राज्य की सरकार को ही इस पर कानून बनाने का अधिकार है, केंद्र सरकार को अधिकार नहीं है। हमारे संविधान का अनुच्छेद 246
जिसमें अनुसूची 7 उसमें केंद्र सरकार किन विषयों पर कानून बना सकती है, किन क्षेत्रों को देख सकती है, और राज्य सरकार किन कानूनों को बना सकती है, कौन से विषय उसके अंतर्गत आते हैं, और केंद्र और राज्य किस किस पर बना सकते हैं, ये तीसरी सूची। इस तरह से 3 सूची उसमें दी गई है। संविधान के अनुसार खेती का विषय और ये जो निजी मंडियों का कानून लाई है सरकार, इनको बनाने का अधिकार केवल और केवल राज्य सरकार को है, केंद्र सरकार को नहीं है। आप इसको इसी तरह से और भी अच्छी तरह से समझेंगे कि माना कि एक खेत आपका है और एक खेत मेरा है, तो मैं अपने खेत में जो मन में आऊं करूं, मुझे पूरा अधिकार है। इसी तरह से आपका अपना खेत है, आप अपने खेत में जो आपको ठीक लगता है आप करें, आपको पूरा अधिकार है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब मैं आपके खेत पर कब्जा करके और मैं कहूं नहीं इसमें तो खेती मैं करूंगा, ये मेरा अधिकार है, तो इसको क्या कहेंगे आप? मैं समझता हूं सीधे शब्दों में तो गुंडागर्दी है, और इसके अलावा और क्या? इसके अलावा तो कुछ नहीं। हाँ, बढ़िया शब्द इसका तानाशाही हो जाएगा। तो ये तानाशाही है, यानी जो अधिकार उन्हें नहीं था उसको जबरदस्ती उन्होंने राज्य सरकार से छीनकर कानून बना लिए। तो सुप्रीम कोर्ट को क्या करना चाहिए था? सुप्रीम कोर्ट को केवल इतना काम करना चाहिए था कि ये जो कानून है, क्योंकि केंद्र सरकार को बनाने का अधिकार नहीं है, इसलिए इन कानूनों को खत्म कर देना चाहिए था, नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर देना चाहिए था। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट का कोई और काम नहीं था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट क्या कर रही है? सुप्रीम कोर्ट काम कर रही है, एक कमेटी बना दी उन लोगों की जो इन कानूनों को सही मानते हैं और जो सरकार के आदमी हैं, 4 लोगों के, और कहा कि ये हमें बताएंगे कि इसमें से क्या क्या हटाया जाए। हटाने का मतलब यह है कि आप इसमें कुछ बदलाव करना चाहते हैं, इसमें संशोधन करना चाहते हैं, तो संशोधन की बात तो सरकार भी कर रही है। इसका मतलब यह हुआ कि सुप्रीम कोर्ट और सरकार दोनों एक ही बात कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि दोनों मिले हुए हैं, और जब दोनों मिले हुए हैं तो न्याय कैसे होगा? न्याय तो नहीं हो सकता ना। इसीलिए अभी तक सुप्रीम कोर्ट से न्याय नहीं हुआ। अब आता हूं उस बात पर जो कानून है। कानून ये रूप जो बनाए गए हैं, तीनों कानून किसान से कोई लेना देना नहीं, ये किसानों के लिए बनाए गए कानून नहीं है, ये व्यापारियों के लिए बनाए गए कानून हैं। जैसे एक कानून है 1955 का आवश्यक वस्तु अधिनियम, उसमें सरकार ने 1.5 पेज का कानून है जिसमें संशोधन किया, मात्र 1.5 पेज का, और उस कानून की धारा 3 में थोड़ा सा संशोधन किया। क्या किया? क्योंकि हमारा देश गरीब है और बहुत से लोगों को राशन का सामान देने के लिए, लोगों को रोटी मिल जाए, खाना मिल जाए, इसलिए कुछ अनाजों का स्टॉक यानी भंडारण व्यापारी अंधाधुंध न कर लें, कुछ रोक लगाई गई है जिसे आवश्यक वस्तु अधिनियम कहते हैं, जिसमें गेहूं है, चावल है, दालें हैं, आलू है, प्याज है, तेल है, तिलहन है। इन चीजों पर रोक कि इस सीमा से ज्यादा कोई भी व्यापारी भंडारण नहीं कर सकता। लेकिन सरकार ने भंडारण की सीमा हटा दी और कह दिया कि जब अकाल पड़ेगा या कोई ऐसी भयानक प्राकृतिक आपदा आएगी या युद्ध हो रहा होगा या कीमत बेतहाशा बढ़ जाएंगी, केवल तभी वो रोक रहेगी, अन्यथा कोई रोक नहीं रहेगी। अब अगर रोक नहीं है तो इसका फायदा किसको होगा? किसान को। किसान तो भंडारण नहीं करता, किसान तो फसल का भंडारण नहीं करता, कौन करता? व्यापारी। इसका मतलब ये कानून व्यापारियों के लिए बनाया गया है। दूसरा कानून जो निजी मंडियों का है, निजी मंडियों में सरकार कहती है कि कहीं भी किसान जाके अपनी फसल बेच देगा। मुझे बताना यहां जितने भी किसान बैठे हैं इस मोदी नगर इलाके के, गाजियाबाद जिले के, भैया कभी गए हो गोरखपुर अपना माल बेचने? अलीगढ़ गए हो क्या? आगरा गए हो क्या?
हाथ ढंग से उठाओ, तो ऐसे कैसे हिला रहे हो? नहीं गए ना, तो इस कानून का हमसे क्या लेना देना है? और इस कानून जो बनाया गया है, व्यापारी जो पहले केवल अपने राज्य में ही किसान से खरीद सकता था फसल, अब वो व्यापारी कहीं भी खरीद सकता है। यह कानून भी व्यापारियों के लिए ही बनाया गया है, क्योंकि किसान व्यापार नहीं करता। व्यापार का मतलब है खरीदना और बेचना दोनों, लेकिन किसान केवल अपनी फसल बेचता है, इसलिए किसान व्यापारी नहीं है। तो ये जो कानून है दूसरा निजी मंडियों का, ये कानून भी व्यापारियों के लिए बनाया गया। अब तीसरा कानून जो बहुत जरूरी है, इस कानून में जो व्यापारी और किसान के बीच में एग्रीमेंट होगा, उसको समझने की जरूरत है। वो धारा 3 के अंतर्गत होगा, और धारा 3 में जो एग्रीमेंट में चीजें लिखी जाएंगी, वो लिखी जाएंगी कि किसान अपनी जमीन पर कौन सी फसल उगाए, तो किसान कौन सी फसल उगाएगा उस एग्रीमेंट में यह लिखा जाएगा। और किसान को फसल उगाने के लिए खाद, बीज, मशीन, कीटनाशक सारी चीजें वो व्यापारी देगा। और इसी एग्रीमेंट में लिखा जाएगा कि उस फसल की कीमत क्या होगी, यानी गेहूं होगा तो कितने रुपए कुंटल व्यापारी खरीदेगा, धान होगा तो कितने रुपए कुंटल खरीदेगा। अब मैं अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको कहा था कि मोदी जी कहते हैं एमएसपी थी, एमएसपी है और एमएसपी रहेगी। अब मुझे आप बताओ एक सवाल, जब पहले ही फसल बोने से पहले ही आपके एग्रीमेंट में यह लिख गया कि आपकी फसल की कीमत इतने रुपए कुंटल होगी, तो सरकार द्वारा तय की गई एमएसपी का क्या मतलब है? मिलेगी आपको? नहीं मिलेगी। और मैं इससे आगे कहता हूं, अगर ये कानून लागू रहते हैं और एमएसपी को कानून भी बना दे सरकार, तब भी एक भी किसान को एमएसपी नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? मैंने आपको कारण बता दिया। दूसरा, जब इस कानून के माध्यम से किसान के खेत में पैदा होने फसल पूरे देश में जब व्यापारियों के गोदाम में चली जाएगी, तो सरकार गरीबों को राशन की दुकान पर देने वाला अनाज कहां से लेके आएगी? इसका मतलब सरकार ने गरीबों को भी खत्म कर दिया। 82 करोड़ गरीब मार दिए, 14 करोड़ 64 लाख किसान मार दिए और छोटे व्यापारी मार दिए। एक ही कानून से पूरा तबाह कर दिया। यह है कानून, इसलिए इस कानून का हमें पुरजोर विरोध करना है। आप आए, मेरी बात सुनी, मंच संचालकों ने मुझे मौका दिया, सम्मान किया, आप सबका आभारी हूं। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद भानु प्रसाद जी, आपने हमें विस्तार में संबोधित किया। आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।